नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास में अपने मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे। तो मेवाड़ राजवंश में अपने कुंभा के बारे में कुंभा का जो जन्म परिचय जो था, उसके बाद हमने कुंभा की उपाधियां, उसके बाद कुंभा के प्रमुख सैनिक अभियान पढ़ लिए थे। आज अपने महाराणा कुंभा की आप स्थापत्य कला हेडिंग डालिए, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखना आप, ये जो महाराणा कुंभा का जो काल है, पहली बात तो ये है कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है। ये आप नोट करना, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है। दूसरा जो कंसेप्ट है इनका, वो आप नोट करना। महाराणा कुंभा का जो काल था, वो उनकी कला एवं जो वास्तुकला है उसका जो स्वर्णयुग माना जाता है। तो ये नोट करना आप, महाराणा कुंभा का काल, महाराणा कुंभा का काल कला, महाराणा कुंभा का काल कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ये दो कंसेप्ट नोट करने के बाद में अपने आप कुंभा की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो एक तो महाराणा कुंभा जो है, महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है, और महाराणा कुंभा के काल को कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो अब आगे नोट करना आप, तो महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है। महाराणा कुंभा के काल को कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके बाद आप नोट करना अब, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, नंबर 1 पॉइंट लगाकर, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग। एक तो देखो चित्तौड़ दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग जो है वो चित्रांगद मौर्य बनाता है वैसे तो, पर इसको आधुनिक निर्माता कहा जाता है चित्तौड़ दुर्ग का। कुंभा के द्वारा, कुंभा का इसने निर्माण करवाया था कुंभा ने इसका। तो चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा। आपसे डायरेक्ट पूछ ले भाई चित्तौड़ दुर्ग बनाया किसने था, तो चित्तौड़ दुर्ग जो बनाया था वो चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। तो उसके बाद इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वो कुंभा ने करवाया था। दूसरे उसके बाद जो अगला जो दुर्ग है वो अचलगढ़ दुर्ग है, या इससे पहले आप कुंभलगढ़ दुर्ग ले लो। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभलवती के नाम पे इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। दूसरा, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजसमंद में है, राजसमंद में है। आगे नोट करना, जो अचलगढ़ दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग है आबू सिरोही में। उसके बाद आप नोट करना
बेराट का दुर्ग। बेराट है जो सभ्यता है वो तो अपने जयपुर है। ये बेराट दुर्ग जो है, बेराट का जो दुर्ग है वो भीलवाड़ा में है। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया, इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। एक काफी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि बसंती या बसंतगढ़ दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। बसंती दुर्ग ये आ चुका है, ये आ चुका है, और एक ये आ चुका है। बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग जो है वो ये भी सिरोही में है। तो इसका निर्माण करवा चुके हैं महाराणा कुंभा। तो कुंभा द्वारा जो निर्मित जो दुर्ग है तो वो ये है चित्तौड़ दुर्ग, इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बेराट का दुर्ग, बसंती दुर्ग, इनमें कुंभा द्वारा जो ये निर्मित हैं। इसके बाद अपने आगे का कंसेप्ट नोट करना आप, एक और नोट कर लेना आप, भोमट का दुर्ग। भोमट का दुर्ग पूछ सकता आपसे। स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक व पिता कहा जाता है। महाराणा कुंभा के काल को कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कुंभा द्वारा जो निर्मित जो दुर्ग है उसमें चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग वैसे बनाया था चित्रांगद मौर्य ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुमलवती के नाम पे इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा था, राजसमंद में है। अचलगढ़ दुर्ग आबू सिरोही में है। बेराट का दुर्ग भीलवाड़ा में है। बसंती दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग एग्जाम में पूछ लिया गया है, सिरोही में है। इसके अलावा भोमट का दुर्ग कुंभा ने बनवाया था। और नोट करना अब आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम मिलता है वीर विनोद। वीर विनोद जो पुस्तक है वो लिखी थी, वीर विनोद नामक जो पुस्तक है कविराज श्यामलदास ने लिखी थी। कविराजा श्यामलदास, कविराजा श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने करवाया। ये लाइन काफी बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये बात है वीर विनोद नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कविराज श्यामलदास के अनुसार ये बात है। अब दूसरी आप हेडिंग डालिए, दुर्ग हो गए हैं कंप्लीट। दुर्गों के बाद में अपने अब एक और स्थापत्य कला में जो इंपॉर्टेंट है वो आप नोट करना। स्थापत्य कला में एक चीज है, हमने जो 1437 में सारंगपुर का युद्ध जो पड़ा था, सारंगपुर का युद्ध आपको पता ही है कि महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। तो सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनवाया था उसके बारे में अब अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, ये कंसेप्ट मान लिखवा दिया था कि किस विजय के उपलक्ष्य में बना है। तो 1400, इससे पिछली वाली क्लास में बताया था आपको कि 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ मोहम्मद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के मध्य, तो उस विजय के उपलक्ष्य में ये कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ में पहला आप हेडिंग डालिए उपनाम। देखो उपनाम बहुत सारे हैं इनके। एक तो इस दुर्ग का नाम कीर्ति स्तंभ क्यों पड़ा, पहली बात तो ये है। मैं अपने जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का नाम पड़ता है विजय स्तंभ। पहला तो आप ये नोट करना, विजय स्तंभ।
विजय स्तंभ इसलिए नाम पड़ा कि महाराणा कुंभा के विजय के उपलक्ष्य में। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट है कि कीर्ति स्तंभ, उसके बाद महाराणा कुंभा की जो कीर्ति है वो चारों ओर फैल गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा कीर्ति स्तंभ। तीसरा, इसको देखो और क्या कहते हैं, दूसरा उपनाम है इसे विजय स्तंभ का, इसे विष्णु ध्वज कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं। विष्णु ध्वज क्योंकि भगवान का ये जो महाराणा कुंभा जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे, इसलिए इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। महाराणा कुंभा विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे, ठीक है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज कहा जाता है। और नोट करना, इसमें आपको इसको विष्णु स्तंभ भी कह दो आप चाहिए, विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज। ये बात उपेंद्र नाथ डे ने कही थी। इसको विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने। इस दुर्ग पे भगवान विष्णु ध्वज और विष्णु स्तंभ इसलिए भी कहा जाता है, जो ये दुर्ग है, जो अपना कीर्ति स्तंभ है, जो कीर्ति स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ के बाहर भगवान विष्णु की क्या है, एक प्रतिमा लगी हुई है। तीसरा इसका कंसेप्ट नोट करना, इसे विक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्ट्री कहा जाता है। तो तीन जो नाम है वो वह पे है, विजय स्तंभ है, विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ है। विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ से उपेंद्र नाथ डे ने कहा था, और इसका नाम जो विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ इसलिए पड़ा है कि महाराणा जो कुंभा जो थे वो भगवान विष्णु की क्या थे? उपासक थे। तीसरा है विक्ट्री। उसके बाद नोट करना पे चौथा जो नाम है, इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, ये कहा था डॉक्टर गर्ट्ज ने। डॉक्टर गर्ट्ज ने कहा था, डॉक्टर गर्ट्ज। अब आगे देखना, पांचवा जो इसका नाम है, इन्हें रोम के टार्जन टावर के समान इसकी तुलना की है। रोम के टार्जन टावर, डॉक्टर फर्ग्यूसन ने। इसके अलावा और नोट करना, हिंदू देवी देवताओं का, नोट करना, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का व्यवस्थित संग्रहालय, ये बात कही है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। एक और नोट कर लेना आप, इसमें आगे यहां ऊपर नोट करना है कि 7 नंबर पे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है इसको। मूर्तियों का, बहुत सारी मूर्तियां इसमें लगी हुई हैं विजय स्तंभ में। मूर्तियों का अजायब घर, इतने नाम मिलते हैं इसे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के। विजय स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने सहारनपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया, इसलिए विजय स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद इनकी कीर्ति फैल गई तो कीर्ति स्तंभ कहने लगे इसको। विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ वैसे उपेंद्र नाथ डे ने कहा था, परंतु जो महाराणा कुंभा जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक माने जाते हैं, इसलिए इनका विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ नाम पड़ता है। विक्ट्री। उसके अलावा भारतीय मूर्ति कला का इसे विश्व कोश कहा गया डॉक्टर गर्ट्ज के द्वारा। रोम के टार्जन टावर के समान इसकी जो तुलना की है वो की है डॉक्टर फर्ग्यूसन ने। हिंदू देवी देवताओं का व्यवस्थित संग्रहालय वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। इसके अलावा मूर्तियों का जो अजायब घर है, ये इतने इनके उपनाम मिलते हैं। नोट करना,
उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी पूरी डिटेल के बारे में। हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। सजा हुआ। अब आप नोट करना, हिंदू देवी देवताओं से सजा हुआ व्यवस्थित संग्रहालय। उसके बाद देखो, इस विजय स्तंभ में एक तो ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है। एक तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान अजमेर, उसका विजय स्तंभ क्या है, प्रतीक चिन्ह है। तो विजय स्तंभ में यहाँ पे नोट करना। दूसरा तो कंसेप्ट है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस का, एक तो राजस्थान पुलिस का है प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस। दूसरा जो प्रतीक चिन्ह है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। आगे नोट करना है, ये जो कीर्ति स्तंभ या जो विजय स्तंभ है, ये ऐसा बताया जाता है कि 9 मंजिला है। कितना मंजिला है, सीधा नोट कर लो इसको आप, 9 मंजिला, 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 100 इसमें 57 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ में। अब और नोट करना, इस विजय स्तंभ की जो तीसरी जो मंजिल है, विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया है। और नोट करना, प्रतीक चिन्ह हो गया। उसके बाद ये लिखना, इस पे जो विजय स्तंभ पर विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, इस पर 9वीं मंजिल पर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। यह विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। इस विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता ये महाराणा कुंभा के काल में लिखी गई थी। इसे लिखना जो प्रारंभ किया था अत्रि भट्ट ने लिखना प्रारंभ किया था। इसे अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था। इसे पूरा महेश भट्ट, इनका जो पुत्र है महेश भट्ट, वो करता है। महेश भट्ट इसे पूरा महेश भट्ट करते हैं। दोबारा देखना एक बार, विजय स्तंभ के बारे में चर्चा चल रही है। पहले हमने विजय स्तंभ के उपनाम पढ़े हैं, उसके बाद हमने ये बताया मैंने आपको कि विजय स्तंभ में ये 9 मंजिला इमारत है, इसकी 122 फीट ऊंचाई है, 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ में। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पे 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है अरबी भाषा में। इसके अलावा विजय स्तंभ है जो ये चित्तौड़गढ़ में, इस पे 9वीं जो मंजिल है उस पे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। जो इसके जो रचयिता जो थे अत्रि भट्ट
ने इसे प्रारंभ किया था, विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को, और पूरा इसको महेश भट्ट करता है। आगे नोट करना विजय स्तंभ के बारे में और क्या कंसेप्ट मिलते हैं। ये राजस्थान की प्रथम ऐसी इमारत है जिसपे भारत सरकार ने क्या है, डाक टिकट जारी कर डाक टिकट है उसका जारी कर चुकी है भारत सरकार। तो नोट करना, राजस्थान की प्रथम ऐसी इमारत है, ऐसी इमारत है जिस पर भारत सरकार 18 अगस्त 1949 ईस्वी को ₹1 का डाक टिकट जारी कर चुकी है। दूसरा इसका जो इसके वास्तुकार जो थे, विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे, नापा, पोमा, कुंजा और जेता, ये इसके 4 वास्तुकार है। जेता का पुत्र था ये नापा, जेता, ये वास्तुकार है इसके 4। इसका जो कालक्रम है वो लगभग 1440 से 1448 के मध्य ये बनता है विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ के मेन फैक्ट आपको मैंने बता दिए हैं कि विजय स्तंभ जो है वो 18 अगस्त 1949 को भारत की राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की पहली इमारत थी जिसपे भारत सरकार ने क्या है, ₹1 का डाक टिकट जारी किया है। दूसरा जो कंसेप्ट है, इसके जो वास्तुकार हैं इसके जेता, नापा, पोमा और कुंजा मिलते हैं। अब आगे अपने बात करेंगे इसके महाराणा कुंभा के जो निर्मित जो मंदिर बनाएंगे महाराणा कुंभा, उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक और पूछ सकता है, तो ये है कीर्ति स्तंभ, एक जैन कीर्ति स्तंभ और है अलग चित्तौड़ में, उसके बारे में आप थोड़ा नोट कर लेना कि जैन कीर्ति स्तंभ है वो अलग है, ये कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। तो दूसरा आप नोट करना यहां जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ है कहां, चित्तौड़ में है। तो सीधा नोट करना, जैन कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ में। ये लगभग 1300 ईस्वी में बना हुआ एक स्तंभ है, 1300 ईस्वी के लगभग 1300 ईस्वी के लगभग बना हुआ स्तंभ है। अब आप नोट करना इसमें जैन कीर्ति स्तंभ में एक तो किसको समर्पित है, एक तो ये चीज है, ये कितना मंजिला है, जो अपने वाला जो अभी हमने जो बढ़ा है कीर्ति स्तंभ या जो विजय स्तंभ बढ़ा है वो तो है 9 मंजिला, ये जैन कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला। कितने मंजिला है, 7 मंजिला। दूसरा, ये जैन कीर्ति स्तंभ में जैनियों के प्रथम गुरु, जैनियों के प्रथम गुरु या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को समर्पित है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर, इसलिए से आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ थे
स्मारक भी कहा जाता है। इसका जो निर्माण जो करवाते हैं, इसके जो वास्तुकार हैं श्रेष्ठी बघेलकार, जीजा के उत्तर नया ये इसके कंसेप्ट है। तो जैन जो कीर्ति स्तंभ है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सारा। अब आप ये जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में है, 1300 ईस्वी के लगभग बना हुआ ये स्तंभ है, 7 मंजिला है। जैनियों के प्रथम जो तीर्थंकर जो हुए थे वो भगवान आदिनाथ, इनको आदिनाथ को ये समर्पित है और आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। इसके जो वास्तुकार थे वो नया थे, ये ध्यान में रखना। नया पूछ लिया गया है, एक ये किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, तो ये दोनों चीजें जैन कीर्ति स्तंभ से पूछी है। अब आप नोट करना, कुंभा द्वारा, दूसरी हेडिंग डालना, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। कुंभा द्वारा जो निर्मित मंदिर है, इनमें एक सबसे जो मोस्ट मंदिर है वो है रणकपुर जैन मंदिर। तो नोट करना, 2 नंबर पॉइंट लगा लो उसमें, कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर। रणकपुर जो जैन मंदिर है वो रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। ये कुंभा के काल में ही बनाया गया था। कुंभा के मंत्री थे धरणकसा, धरणकसा के निर्देशन में वो मंदिर बना था। उसके जो शिल्पकार थे वो देपा थे। तो ये चीज आप अपने को नोट करनी है। तो कुंभा के काल में ही, कुंभा के काल में ही इनके मंत्री धरणकसा, इनके मंत्री धरणकसा के निर्देशन में शिल्पी देपा ने, शिल्पी देपा या देपाक ने रणकपुर जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर, अब आपसे पूछ सकता है कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर किसने बनाया? तो जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था ये रणकपुर का जो जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर है जो पाली में है। इसका जो शिल्पी जो था वो देपा या देपाक था। किनके निर्देशन में बनाया गया था? ये इनका जो मंत्री था धरणकसा, उसके निर्देशन में बनाया गया था। ये जो मंदिर है मथानी नदी के किनारे है, मथानी नदी के किनारे है। आगे दूसरा कंसेप्ट नोट करना है इसमें, इस मंदिर में 1444 खंबे हैं, 1444 खंबे, इसलिए इसे खंबों का अजायब घर कहते हैं, अजायब घर। ये आप नोट कर। कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों में पहला मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर या चौमुखा मंदिर जो पाली जिले में है। 1444 खंबे हैं इसमें, मथानी नदी के किनारे है और इसलिए इसे खंबों का अजायब घर कहते हैं। इसके अलावा
इसे दीपों का स्तंभ भी कहते हैं। दीपों का, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, दीपों का स्तंभ भी कहते हैं, दीपों का स्तंभ। आगे नोट करना, दूसरा जो मंदिर है, एक तो कैलाशपुरी में भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था इन्होंने, कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर। दूसरा मंदिर है कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर। तीसरा आप नोट करना, कैलाशपुरी में विष्णु मंदिर। कुंभश्याम मंदिर इन्होंने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में, कुंभश्याम में, कुंभश्याम में मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद एक जो और आप नोट कर लेना, इन्होंने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था बदनौर भीलवाड़ा में, तो वो भी नोट करना, कुशाल माता, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। कुशाल माता और एक रणकपुर जैनवाड़ा पूछ लिया गया है, एक कुंभश्याम मंदिर पूछ लिया गया है, किसने बनवाया था कुंभश्याम मंदिर। तो कुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में, बदनौर भीलवाड़ा में बनाया। अब अपने बात करेंगे कुंभा के साहित्य काल की। स्थापत्य कला में सारी चीज मैंने आपको बता दी है। कुंभा के जो स्थापत्य कला में है वो आपको मैंने बता दिया। तो हमने सबसे पहले कुंभा के जो स्थापत्य कला में दुर्गों के बारे में चर्चा की, दुर्गों के बाद में अपने जो विष्णु स्तंभ है, विजय स्तंभ, उसके बारे में चर्चा की, जैन कीर्ति स्तंभ के बारे में चर्चा कर ली है। अब कुंभा द्वारा जो मेन प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर ली है। अब आप हेडिंग डालिए कुंभा के साहित्य काल की। कुंभा के जो साहित्य काल में देखो क्या है, एक तो कुंभा के जो गुरु थे, संगीत गुरु अलग थे, तो संगीत गुरु का तो नाम जो मिलता है उनका सारंग व्यास मिलता है। और चित्रकला के जो गुरु थे वो जैन आचार्य हीरानंद थे। तो आप डालना साहित्य काल, कुंभा का साहित्य काल, कुंभा का साहित्य काल देख रहा। कुंभा के जो संगीत गुरु हैं सारंग व्यास, संगीत गुरु सारंग व्यास। इसके अलावा कुंभा के जो चित्रकला गुरु हैं वो जैन आचार्य हीरानंद है। ये यहाँ पे नोट करो। उसके बाद देखना कुंभा के जो दरबार में जो विद्वान जो रहते थे उनका नाम देखो। दरबार में दरबारी विद्वान, तो दो विद्वान तो वो हो गए जो मैंने आपको बताया, जिसने विजय स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो किस पे लिखी हुई है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पे लिखी हुई है। और उसके जो विजय स्तंभ प्रशस्ति या जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो किसने, विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना तो आरंभ किया था अत्रि भट्ट ने, अत्रि भट्ट। और पूरा कौन करेगा, तो महेश भट्ट। दो तो ये हो गए। इसके अलावा इनके दरबार में कान्हा व्यास था, एक कान्हा व्यास। ये जो इनका जो शिल्पी जो मंडन है, मंडन भी विद्वान था। मंडन ने भी काफी ग्रंथ लिखे। मंडन का पुत्र जो था गोविंद है। इसके अलावा आप जयचंद्र सूरी ले लो, सोमसूरी, सोमदास, ये सारे इनके दरबारी थे।
तो आपको जो ध्यान में जो रखना है, मैं जो पूछेगा आपसे सोमदेव, सोमदेव और सोमसूरी, इनमें से जो मैन पूछेगा वो यही पूछेगा। यहाँ से अत्रि भट्ट है, महेश भट्ट है, कान्हा व्यास है, एक ये जो मंडन है, गोविंद है, तो ये किसके दरबारी थे, यहाँ से पूछेगा। सोमदेव सोमसूरी का कोई ज्यादा इतना विशेष रोल नहीं है। तो मैन जो क्या मैन ग्रंथ ये लिखते हैं। अब नोट करना आप आगे इनके द्वारा जो महाराणा कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो नोट करना। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, हेडिंग डालना कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। उसमें देखो सबसे पहले तो महाराणा कुंभा के काल में एक जो ग्रंथ लिखता है कान्हा व्यास, ये नोट करना पहले। महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा कुंभा के काल में कान्हा व्यास ने महाराणा कुंभा के काल में कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक की रचना की। अब सीधा आपसे पूछ ले कि एकलिंग महात्म्य पुस्तक की रचना किसने की है, तो वो तो की है कान्हा व्यास ने। डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो ऐसा बताया जाता है एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक है उसके दो भाग हैं। प्रथम भाग है राजवर्णन। राजवर्णन जो है वो राजवर्णन खुद कुंभा ने लिखा है, कुंभा ने लिखा है। जो दूसरा जो भाग है इसका, दूसरा भाग है ये कान्हा व्यास पूरा लिखता है, कान्हा व्यास। तो इसलिए इसको मैंने ये अलग लिखना, कुंभा द्वारा रचित में सम्मिलित मत कर लेना आप इसमें। तो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कान्हा व्यास ने लिखी। तो ये पुस्तक के एकलिंग महात्म्य के दो भाग हैं। राजवर्णन जो लिखा है वो कुंभा ने लिखा है। अब आप दूसरी जो हेडिंग है ये जो लगा रखी हुई है रखना कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे वो देखना। कामशास्त्र पे कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे वो देखना। कुंभा ने कामशास्त्र पर, कुंभा ने कामशास्त्र पर कामराज रतिसार नामक पुस्तक लिखी है। कामशास्त्र पे कौन सी पुस्तक लिखी है, कामराज रतिसार नामक पुस्तक लिखी है। एक तो ये ध्यान में रखना कि कामराज रतिसार पुस्तक किसकी है। उसके बाद कुंभा ने दो टीकाएं लिखी हैं। कुंभा के द्वारा दो टीकाएं लिखी गई हैं। कुंभा द्वारा जो दो टीकाएं लिखी गई हैं उसमें देखो पहली तो ये है जयदेव गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका, रसिक प्रिया का टीका। दूसरा जो है चंडी शतक टीका, ये चीज। अब आपसे एक तो ये पूछ सकता है कि कुंभा द्वारा कामशास्त्र पर कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो वो कामराज रतिसार नामक पुस्तक लिखी गई। कुंभा के द्वारा दो टीका लिखी गई हैं। जयदेव गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका है, दूसरी है चंडी शतक टीका। टीका देखो क्या होता है, टीका किसी पुस्तक का संक्षिप्त जो वर्णन है उसे टीका कहा जाता है। उसके बाद आप अब कुंभा के द्वारा जो संगीत शास्त्र पे जो लिखी गई वो पुस्तकें हैं उनके बारे में नोट करना। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, एक तो ये रसिक प्रिया टीका आ चुका है,
एक ये आ चुका है, कामराज रतिसार आ चुका है। अब देखना संगीत शास्त्र पे कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तकें। संगीत शास्त्र पे कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तकें। संगीत शास्त्र पे कुंभा द्वारा लिखी पुस्तकें। संगीत शास्त्र पे एक तो इन्होंने लिखा संगीत राज, संगीत राज। एक लिखा इन्होंने संगीत मीमांसा। एक इन्होंने लिखा संगीत रत्नाकर। एक इन्होंने लिखा सूढ़ प्रबंध। ये संगीत पे लिखी है इन्होंने। पुस्तकें बहुत है, कुमार ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। इनमें सर्व जो श्रेष्ठ थी वो संगीत राज थी। एक बार पटवारी वाले ने पूछा यहां से कि संगीत राज के कितने भाग हैं, बताओ। इतना डीपली क्वेश्चन ले लिया। संगीत राज के 5 भागों में इसको बांटा गया है। 5 भागों में इसको बांटा गया है। अपने को ये ध्यान में रखना कि संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूढ़ प्रबंध। एक बार आरएस में यहां से प्रश्न देखो कैसे पूछा कि संगीत राज दे दिया, संगीत मीमांसा दे दी, संगीत रत्नाकर दे दी, यहां लिख दिया इसे सूढ़ प्रबंध की जगह संगीत प्रबंध लिख दिया है। तो ऐसा बताया जाता है। तो ये डीपली कुछ क्वेश्चन है महाराणा कुंभार से। अब मैं आपको ये सारी जो पुस्तकें हैं वो एक जगह करवा देता हूं। उसके बाद अपने जो मंडन के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। देखना आप महाराणा कुंभा की जो पुस्तकें हैं उनको एक जगह सारी को सीधा नोट कर लेना। महाराणा कुंभा द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा पुस्तक, ये सारी अब लास्ट में मैं एक जगह करवा देता हूं। देखना एक तो कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। संगीत पे तीन है संगीत पे। वैसे संगीत राज, एक तो संगीत राज है, एक संगीत मीमांसा है, एक है संगीत रत्नाकर, एक है सूढ़ प्रबंध। एक कई बार यहां से तो राजवर्णन वाला ध्यान में रखना कि जो कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखा है, एकलिंग महात्म्य लिखा उसमें 2 भाग हैं पुस्तक के। तो पहला भाग जो राजवर्णन है वो कुंभा के द्वारा लिखा गया है। अब आप नोट करना मंडन के द्वारा, मंडन द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं उनके बारे में नोट करना। मैंने मंडन द्वारा रचित पुस्तक, मंडन द्वारा रचित है पुस्तक। एक तो है राजवल्लभ मंडन, राजवल्लभ। दूसरा आप नोट करना इसमें रूप मंडन, कोदंड मंडन। इसके अलावा वास्तुसार है और एक प्रासाद मंडन है। वास्तु मंडन, वास्तुसार और एक प्रासाद मंडन। ये मंडन के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं। तो मंडन वाले में थोड़ी बहुत ये आसानी ये हो सकती है, पीछे मंडन लिखा हुआ आएगा किताबों के, ठीक है। तो ये पार्षद मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ मंडन और वास्तुसार मंडन। इससे मंडन का जो पुस्तक था गोविंद, गोविंद की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट करना। गोविंद की जो पुस्तक है उसका नाम है कलानिधि, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है कि कलानिधि ये कुंभा के साथ देते हैं। तो गोविंद द्वारा रचित पुस्तक, गोविंद द्वारा रचित पुस्तक
सीधा आप नोट करना कलानिधि। अब महाराणा कुंभा समाप्त हो चुके हैं। महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो इनके पुत्र उदा के द्वारा कटार से की गई थी। तो नोट कर लेना उदा। महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने अपने पिता की कटार से हत्या कर दी। इसलिए इसे मेवाड़ का पितरहंता कहा जाता है। 1468 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि इसकी कुंभा की हत्या कर दी थी। लास्ट में जो महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया था। तो ये कंसेप्ट है महाराणा कुंभा के बारे में। मिलते हैं और बाकी चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों।